हेलो बच्चों। आज हम ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें पहला चैप्टर है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। रिप्रोडक्शन, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन टूटेगा ये, तो इसका मतलब कि री का मतलब पता है सभी को दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना किस चीज़ को, तो कहेंगे दोबारा जन्म देना या दोबारा किस चीज़ को उत्पन्न करना। और किस में पढ़ेंगे हम, ये ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे पहला जो इवेंट इसमें आता है वो क्या है, लाइफ स्पैन। क्या आता है, लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन होता क्या है, लाइफ स्पैन एक वो पीरियड होता है जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक। अब देखिए नेचुरल डेथ क्या होती है, जब व्यक्ति का हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है बिना कोई डिजीज़ के, बिना कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग के, या बिना कोई एक्सीडेंटल इवेंट के, तो उसको कहते हैं नेचुरल डेथ। जैसे आप सभी ने कभी सुना भी होगा कि भाई कुछ वो गुजर गया है, वो गुजर गया है बिना कोई फैक्टर के, बिना कोई एक्सीडेंट हुए, बिना कोई डिजीज़ के, या और कोई भी फैक्टर हैं जो बिना कोई उनके अफेक्ट के, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन जन्म से लेकर मृत्यु तक का वो पीरियड होता है, ठीक है भाई। आप इसको नोट कर सकते हैं इसी डेफिनेशन के रूप में। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है भाई। अब देखिए लाइफ स्पैन सभी ऑर्गेनिजम्स में है, वो उनके साइज़ के बेसिस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगला पॉइंट है, वो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर साइज़ बड़ा है तो ये नहीं कि उसका जीवन काल लंबा होगा, ज़रूरी नहीं है। ये साइज़ छोटा हो तब भी जीवन काल लंबा हो सकता है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि जो जीवन काल है, जीवन का समय है कि ये कितने दिन जीवित रहेगा ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव, तो वो उसके आकार पे डिपेंड नहीं करता, उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। अब देखिए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन है, वो अब देखेंगे हम यहाँ पर। लाइफ स्पैन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से ही नोट्स निकाले हुए हैं सारे के सारे। ये देखिए एलिफेंट, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, कुछ इतना 60 से 90 ईयर्स। डॉग का कितना, 20 से 30 साल। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। क्रो का कितना होता है, 15 साल। पैरट 140 ईयर। और काऊ यानी गाय जिसको बोलते हैं, या गाय बफेलो, भाई गाय भैंस होती हैं जो, उनका कितना होता है 20 से 25 साल। हॉर्स का कितना होता है 60 ईयर। क्रोकोडाइल का कितना होता है 60 ईयर। फ्रूट फ्लाई 30 डेज। टोर्टोइज कछुए का कितना होता है भाई 100 से 150 साल। रोज 5 से 7 ईयर्स। बनाना ट्री का 25 साल। राइस प्लांट का, जो चावल का पौधा होता है, जैसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो सभी को पता है भाई चावल का तो 3-4 महीने ही होता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ होता है, उसका कितना होता है भाई 200 साल, ठीक है। तो ये लाइफ स्पैन हो गए डिफरेंट टाइप्स के। अब देखिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो वट एवर विद लाइफ स्पैन, यानी कि लाइफ स्पैन कोई भी हो, सभी ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनली, यानी कि निश्चित है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, निश्चित है, ठीक है भाई, कि सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, यानी कि कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल को छोड़कर। अब देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अमर नहीं है, उसकी यानी कि नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़कर 2 भागों में बट जाता है। जैसे ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ये इसकी डेथ नहीं होगी, जैसे ही इसका रिप्रोडक्शन पीरियड आएगा तो ये अपने आप में एक पोर्शन इसको बढ़ता जाएगा इधर, और ये 2 भागों में टूट कर ये इससे एक और 2, ये 2 ऑर्गेनिजम्स में आपस में बट जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का वर्क होता है। तो इसकी नेचुरल डेथ तो नहीं हुई, ये तो इसमें आ गया या इसमें, इन दोनों में आ गया इसका पार्ट, तो इसकी डेथ तो नहीं हुई। तो नेचुरल डेथ नहीं कह सकते हम, लेकिन ये एक्चुअल में ये थी, ये मर गया। तो नेचुरल डेथ हम इसे कह नहीं सकते, इसलिए इसको हम इमॉर्टल भी बोलते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सभी क्या है, इमोर्टल नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही केवल इमोर्टल है। इमोर्टल अमर होता है भाई, जो कभी नहीं मरे। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी नहीं मरते, नेचुरली नहीं मरते हैं भाई, ठीक। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एज दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। ये लाइन दी हुई भाई कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, एक है, एक से डिवाइड किया इसने और 2 बन गए इसके, 2 सेल में ये डिवाइड हो गए, ठीक है भाई। तो ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का तरीका। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में भी आपको बताया है, रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजिकल टर्म में। इट इज़ डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं, जन्म देते हैं यंग वंस को, या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं हम, ऑफस्प्रिंग को जो उसके सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू, जो खुद कैसे सिमिलर होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बस उसमें मतलब पूरा सिमिलरिटी नहीं तो कुछ सिमिलरिटी दिखाया जाएगा, रिप्रोडक्शन उसे बोलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी उसमें होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स से ह्यूमन बींग होते भाई, माँ बाप से बेटे ये सकल सेम नहीं तो, लेकिन उसमें जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह ये तो सेम ही होती हैं भाई। तो क्या होता है, सिमिलर बोलते हैं इसको, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो यंग वंस प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। अगला है ऑफस्प्रिंग ग्रो एंड मैच्योर इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर पैदा हुआ था, जिसका जन्म हुआ था, वो बढ़ता है, मैच्योर होता है और एक नया ऑफस्प्रिंग देता है। जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं भाई, अपने दादा दादी से माँ बाप आए, माँ बाप से हम आए, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो यानी कि एक पहले में आप जैसे अभी आप कभी ऑफस्प्रिंग थे, अभी आप ग्रो हो रहे हैं, फिर आप मैच्योर हो गए, फिर आपके बच्चे होंगे, यानी कि आपने एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दिया। तो यही इस लाइन में कह रहा है ये, दस देयर इज ए साइकिल ऑफ ब्रीथ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये एक साइकिल होगी, जन्म हुआ, आप बढ़े और फिर आपकी मृत्यु हो गई, ये आपकी एक साइकिल हो गई। तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब देखिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अगला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी कहाँ होगी जन्म। जैसे आपके दादा दादी थे, उनसे आपके माँ बाप आए, ठीक है भाई। अगर आपके माँ बाप में रिप्रोडक्शन नहीं होती तो आप पैदा नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो आपके जो परिवार की कंटिन्यूटी थी, यानी कि आपका परिवार आगे बढ़ना भी रुक जाता, यानी कि आपका परिवार एक जगह स्टॉप हो जाता। तो वही ये बता रहा है, अगर रिप्रोडक्शन है तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है, यानी कि स्पीसीज का जन्म होता रहेगा और लाइफ चलती रहेगी। अगर स्पीसीज नहीं पैदा होंगी तो लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर, वो तो इमोर्टल नहीं है, उनकी तो एक दिन डेथ होनी है और सभी डेथ हो जाएंगी, बिना रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन होगी नहीं, तो लाइफ तो अपने आप खत्म हो जाएगी भाई। तो क्या करता है रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी करता है स्पीसीज में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब देखिए जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो जेनेटिक वेरिएशन, जैसे आप देखते होंगे कि आपके माँ बाप से आप सिमिलर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आपके पक्का मिलेंगे। जैसे हम पेड़ पौधे देखते हैं भाई, तो पेड़ पौधे में तो आप एग्जैक्ट, जैसे कोई पेड़ लगाते हो आप, उसका जैसे दूसरा पौधा जन्म लेता है उसी का ही, तो लगभग एग्जैक्ट होता है वो। लेकिन आप में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देते हैं, उस पौधे में भी कुछ जेनेटिक वेरिएशन दिखाई दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस पौधे पे किस टाइप का वो पौधा है, किस टाइप का वो प्लांट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये बताता है कि जेनेटिक वेरिएशन होती रहती हैं किसमें, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। अगला है देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा विविधताएँ हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट its internal psychological several factors that are collectively responsible how it produce। अब देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उस जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उस पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अफेक्ट करता है कि किस इन्वायरमेंट में रह रहा हो भाई, गर्म में, ठंडे में, यानी कि हॉट विंटर या समर कह सकते हैं हम, तो यह स्प्रिंग इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है। इंटरनल साइकोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी और सर्वल अदर फैक्टर्स, और कुछ अदर फैक्टर भी इसको अफेक्ट करते हैं। तो भाई ये रिप्रोडक्शन का एक बेसिक सा व्यू था। अब देखते हैं आगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
आप इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को, अगर आपके पास रिप्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है भाई, देखिए अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक तो ये होता है एक सेक्शुअल और दूसरा क्या होता है सेक्शुअल, दूसरा होता है सेक्शुअल। ठीक है भाई, जब ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय किससे, सिंगल पेरेंट। जब स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब कोई भी ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, आप सोचते हैं सर सिंगल पेरेंट से कैसे होता है, क्योंकि भैया पेड़ पौधे सिंगल तो होते हैं बहुत ज़्यादा, लगभग पेड़ पौधे हैं वो एक सिंगल होते हैं और उससे ही उनके जड़ों से ही या उनके बीज से ही एक नया जीव, नया पौधा आ जाता है, नया पौधा जन्म लेता है। तो उसमें कोई गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होती, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो इसी टाइप का रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, इनके दो पेरेंट्स, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, अपोजिट सेक्स से मतलब यही है भाई, एक मेल एक फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल से आया मेल गैमेट और फीमेल से आया कौन सा, फीमेल गैमेट, और दोनों का फ्यूजन होता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए फ्यूजन गैमेट हो और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती भाई इसमें। ठीक है, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है ये, देखते रहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है अब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक सिंगल पेरेंट कैपेबल है, योग्य है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली आइडेंटिकल मतलब होता है सेम टू वन अनदर, बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। अब देखिए सीधी सी बात इसने कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो केवल सिमिलर ही नहीं होते, उनके जैसे दिखने वाले नहीं होते, बल्कि उनके एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उसके पेरेंट की, उनके क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है उसके पेरेंट की। ठीक है भाई, दीज ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर, यानी कि गैमेट उनमें सेम होने भाई, बिल्कुल जो उसके पेरेंट बॉडी में है वही उसके जो ऑफस्प्रिंग बॉडी है उसमें वो गैमेट होने हैं। ठीक है, अब द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर टू एनिमल। अब एक टर्म आती है क्लोन। क्लोन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हर जगह के लिए, कहीं पर भी ये क्लोन क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में क्वेश्चन आ सकता है भाई डिफाइन क्लोन। तो क्लोन क्या होता है, तो क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्लोन उन ऑर्गेनिजम्स या उन इंडिविजुअल्स के लिए डिफाइन होता है जिनमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है भाई आउटर स्ट्रक्चर, जो बाहर से दिखने में, जैसे कई होते हैं ना भाई दोनों भाई स्कल मैच करती है, बिल्कुल फेस मैच करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, यानी कि बाहरी जो समानताएं दिखाई देती हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। एंड जेनेटिकल सिमिलर, तो क्लोन वो होता है जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोन। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे इसके एंडिंग है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भाई, इसको बिल्कुल ना छोड़िए। अगला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी भाई, इसी में अगला पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, कॉमन है, और कुछ प्लांट्स में भी है, कुछ एनिमल्स में है, रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ठीक भाई, कुछ प्लांट्स में है और कुछ एनिमल्स में जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। अब देखिए इसके टाइप कौन कौन से हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स होंगे, प्लांट्स में अलग होगी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अलग होगी, कुछ एनिमल्स हैं जो उनमें अलग हो सकती है बिल्कुल। अब देखिए बाइनरी फिजन, कौन सा बाइनरी फिजन, पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, मैंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के हैं इसमें आते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करते हैं इनटू 2 हाउस एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू 2 अडल्ट। अमीबा एर्बेनिमेशन, देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक सेल है, ये 2 भागों में बढ़ती जाती है, जैसे समय समय बढ़ता जाता है, ये कुछ ऐसी पोर्शन होगा इसका
ये सॉरी कुछ ऐसे अटैच हो जाएंगे दोनों दोनों। इसका न्यूक्लियस अलग डेवलप होने लग जाएगा, इसका न्यूक्लियस अलग डेवलप होने लग जाएगा, और फिर कुछ टाइम के साथ ये टूटती चल जाएगी। टूटते जाने के बाद ये 2 सेल के फॉर्मेशन हो जाएगा, एक यहाँ जैसे कि ये, इनका न्यूक्लियस अपना अपना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 आइडेंटिकल हाल में ये डेवलप हो जाएंगे। तो ये होगा बाइनरी फ्यूजन। क्या हो गए? बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा और पैरामीशियम। इसके जो डायग्राम है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, थोड़ा आगे है, आगे चल के उसको देखते हैं हम। ठीक है भाई, अब आता है बडिंग। बडिंग कहाँ होता है? बडिंग होता है यीस्ट में। कहाँ किस में होता है? यीस्ट में होता है बडिंग। जो डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट। अब इसमें क्या, जैसे ये कोई यीस्ट है हमारी, और इसके ऊपर एक छोटे से बड़ा राइज हो जाता है। जैसे आपने आलू के आइज देखे होंगे, जैसे एक आलू है, आलू के ऊपर हरा हरा छोटे छोटे पार्ट्स देखते होंगे आप, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ये उनको बोलते हैं आइज, आइज ऑफ पोटैटोस। तो इसी प्रकार जो बड़ा होता है उसमें भी एक एक्सटर्नल पार्ट डेवलप हो जाता है ये, और ये फिर क्या होता है, इसको हम स्मॉल बर्ड बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है, और ग्रो करने के बाद एक नया ऑर्गेनिजम्स बना देता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ठीक है भाई, इसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? बडिंग। अब देखिए कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा हाइड्रा में यीस्ट में क्या होती है? बडिंग होती है, तो एक स्मॉल बड़ा राइज होता है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब देखिए मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर आर जूस स्पोर्स। देखिए जैसे जूस स्पोर है, ये स्ट्रक्चर होते हैं किसके अंदर? फंजाई के और एल्गी के अंदर। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे क्या होती है? ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब होता है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सके, यानी कि जो हिल डुल सके, उसको बोलते हैं मोटाइल। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं मोटाइल। तो जूस स्पोर्स किन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है? फंजाई में और एल्गी के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया। कोनिडिया किस में होते हैं? पेनिसिलियम में। बर्ड्स किस में होते हैं? हाइड्रा में। और गैम्यूल्स किस में होती है? स्पॉन्जी में। आपसे इनके 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीट में तो ये सीधा पूछ देता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे देगा। आप जूस स्पोर किस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप बता सकते हैं किंगडम जो फंजे हैं या एल्गी हैं उनके अंदर होते हैं ये स्ट्रक्चर। या फिर दे देगा आपको कोनिडिया किस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप बता देंगे पेनिसिलियम में। बर्ड्स किस में पूछी जाती होती हैं? हाइड्रा में। और गैम्यूल्स किस में होते हैं? स्पॉन्जी में। तो आप ये बता सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है भाई, अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो हम सभी यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखते हैं, समझते हैं होते क्या है ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल प्रोसेस। एसेक्सुअल प्रोसेस है भाई, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। प्लांट में देखिए in plant the term vegetative propagation is frequently used. Example, the unit of vegetative propagation in plant: runner, rhizome, sickle, tube, offset, bloom. अब देखिए ये होते क्या हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है भाई, अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए 1 मिनट रुके। ये देखिए हमारे पास डायग्राम है। ये पहला प्लांट कौन सा है? आलू का है। पहला क्या है? आलू। इसे क्या है? ये जर्मेटिंग आइपड, जो हम हरे हरा पार्ट देखते हैं ग्रीन कलर का, वो ये आइपड है। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगल से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। जैसे अभी ये हमारे पास जिंजर है, कौन सा जिंजर में कौन सा पार्ट होता है? राइजोम। राइजोम में जिंजर में एक पार्ट होता है जिससे क्या होते हैं? अदरक होते हैं, जिसको हम जिससे हम इसका रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इससे ही होता है। ठीक है भाई, अगला आता है ब्यूबिल ऑफ अगेव।
अगेव का जो ये उभरा हुआ पार्ट ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूबिल, ब्यूबिल ऑफ अगेव। इससे एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। अब देखिए ये बर्ड्स दिखाई दे रही होंगे आपको ऊपर, ये ब्रायोफाइलम है, तो इसके लिए बर्ड्स होते हैं। इनसे एक नया ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे नए ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो सकते हैं। ये वाटर हाइनाथ जो प्लांट है, इसमें ऑफसेट होते हैं, ऑफसेट से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है भाई, अब देख आ जाते हैं हमारे वापस टॉपिक पे ही। हम कहाँ थे? यहाँ थे। तो देखिए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ये स्ट्रक्चर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगल्स, इनको बोला जाता है। और इन प्रोटेशन मोनेटा और यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। दिस दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इट इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यही इसमें मुख्य दिया हुआ है। बस आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखे होंगे कि राइजोम किसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जिंजर में होते हैं भाई, आइज ऑफसेट कित में होते हैं, वाटर हाइनाथ में होते हैं। तो आपको बस ये सब पता होना चाहिए। इतना ही इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, बस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये सब इसमें है। आगे चलते हैं भाई। अब आता है वाटर हाइनाथ। वाटर हाइनाथ तो क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं भाई। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोल जाते हैं? इसके लिए छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है देखिए। वाटर हाइनाथ जो पौधा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही दिखने में अच्छा सुंदर है। तो इसको ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता के लिए लाया गया था भारत में। और लेकिन ये फिर मल्टीपल डिविजन शो करने लगा, इसका डिवाइड होने लगा बहुत ज़्यादा। और जैसे टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये जो पानी से ऑक्सीजन है वो ले लेता है, और जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में रहने वाले, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए इसको बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, देखिए दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस, पहले तो ये देख लिया वाटर हाइनाथ एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? वाटर हाइनाथ कहा जाता है। अब देखिए प्लांट, दिस प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इट ऑफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके फ्लावर हैं वो क्या है? ब्यूटीफुल है। और इसकी शेप ऑफ लीव्स, यानी कि जो शेप ऑफ लीव्स हैं वो क्या है? ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये शो करता है। और जो ऑफसेट्स होते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपगल्स होते हैं। ठीक है, अब ये फिनोमिनल रेट पे यानी कि अच्छे रेट पे बड़ी तेज़ी से ये अपन ग्रो कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और स्प्रेड और ऑल द वाटर बॉडी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और एक छोटे समय अंतराल में ही पूरे पानी में फैल जाता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, और ऑक्सीजन खींचता है बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से। और काउज ऑफ डेथ ऑफ फिशेस, जिससे क्या होता है? जो फिशेज हैं पानी में रहने वाली, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, पानी में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, यानी कि जो पानी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे जीव जंतु मरने लगते हैं, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a common method of reproduction in that organisms have relatively simple organisms like algae and fungi। अब इसमें कुछ शब्द है नहीं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसमें? एल्गी और फंजी में। और आगे क्या? दिस ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर वन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी शो कर सकते हैं और दूसरा सेक्सुअल भी शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर कंडीशन किस प्रकार की होती है, जैसे कंडीशन एसेक्सुअल के अकॉर्डिंग होती है तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल के अकॉर्डिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर जाते हैं। ये होता है वैसे इनके अंदर। हायर प्लांट्स में क्या होता है? बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड। जो हायर प्लांट होते हैं उनमें ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ना क्या होती है, सॉरी एग्जिबिटेड, यानी कि दोनों शो करते हैं। जो हायर प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? एसेक्सुअल भी, यानी एसेक्सुअल में कौन सी होगी? मुख्य वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी। अब एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन और थोड़ा बता देता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे हम कोई भी प्लांट है उसकी हम टहनी तोड़ के उगा देते हैं,
तो वो डेवलप करना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है भाई, आपने बहुत बार देखा होगा कि अभी नींबू का कोई पेड़ है, आपने देखा है, तो नींबू की एक डाली को मिट्टी में दबा देंगे, तो जब तक वो उसको दबे रहने देते हैं जब तक कि उसकी जड़ मिट्टी में ना चली जाए, और फिर उसके बाद उस जो मुख्य पेड़ है उसको काट देते हैं, उससे वो डाइनियो काट देते हैं और एक नया पौधा डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो उसी में आता है। तो हायर प्लांट्स में दोनों शो करते हैं, वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी। ठीक है भाई, अब बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताना चाहता था। बिल्कुल देखिए, पहला है बडिंग इन द ईस्ट, ये बड है भाई। देखिए स्टार्टिंग ये पेरेंट सेल है, ये ईस्ट है पूरी, और ईस्ट में स्टार्टिंग में बड अराइज हुआ, फिर इसके ये और बढ़ता गया, और फिर अंत में ये और लास्ट में ये और बढ़ता गया, और धीरे धीरे एक नई बॉडी डेवलप हो जाएगी इससे, तो इसको बोलते हैं बडिंग। ये है बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर। देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, स्टेज आई है, उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ, यहाँ पर डिविडेशन शो कर है, उसके बाद ये दो बॉडी में डेवलप हो गए, यानी कि एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्टेड है ओनली, और उसके बाद दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि दो सेल इससे नई सेल इससे बन गई। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर हैं जो स्पोर्स किस में होते हैं, क्लाइमोडोनास में, कोनेडिया पेनिसिलियम,